तो दोस्तों यदि एग्जाम में यह क्वेश्चन आ जाता है कि भारत कब आजाद हुआ, तो इसका उत्तर हम लोग बहुत ही आसानी से एक वाक्य में दे सकते हैं कि भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। लेकिन यदि एग्जाम में यह क्वेश्चन आ जाता है कि भारत की आजादी के संघर्ष में स्वतंत्रता सेनानियों की भूमिका का वर्णन कीजिए, तब इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है। मेरे कहने का मतलब कि लंबे प्रश्नों का उत्तर कैसे लिखें, परिचय कैसे दें, उसका बॉडी कैसे लिखें, क्या पॉइंट वाइज लिखें कि नहीं लिखें, पॉइंट वाइज कहां लिखना चाहिए कहां नहीं लिखना चाहिए, किन चीजों को हाईलाइट कर सकते हैं आप, और नीचे क्या निष्कर्ष देना है। आज आप लोगों को इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल के साथ बताऊंगा कि लंबे प्रश्नों का उत्तर कैसे लिखा जाता है। आप मैट्रिक में है, इंटर में है या किसी भी क्लास में है, 9th में है, 8th में, फिर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। यदि आप मैट्रिक में हैं तो आपके लिए यह वीडियो सोशल साइंस के लिए जितना भी क्वेश्चन आता है लंबा प्रश्न, भले वो हिंदी का भी हो इंग्लिश का भी हो, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप साइंस स्ट्रीम 12th के स्टूडेंट हैं तो भी आप इंग्लिश में या हिंदी में जो भी आपका सब्जेक्ट्स है, इकोनॉमिक्स में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। और आर्ट्स वालों के लिए यह तो एकदम वरदान होगा, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी होगा। आर्ट्स वाले इस वीडियो को छोड़ करके नहीं जाएंगे, लास्ट तक देखेंगे। और सभी विद्यार्थी 10th वाले 12th वाले, आप जिस भी क्लास में हैं, सबका लंबा क्वेश्चन आता है जिसका लिटरेचर होगा, कोई ना कोई एक सब्जेक्ट लिटरेचर रहता ही है। तो लंबे प्रश्नों का उत्तर कैसे लिखा जाता है एक अच्छी तरह ढंग से, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं मोटिवेट होकर के आप सभी के लिए नया नया वीडियो बना सकूं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि यहां पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखा है जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये बहुत ही जरूरी है, कैसी शुरुआत होता है, क्या होता है, तो वीडियो पर बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहला होता है कि परिचय से अच्छी शुरुआत। कोई भी लंबा यदि क्वेश्चन आ जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, उसका एक इंट्रो लिखेंगे। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर लिखना शुरू कर दिया। जैसे कि क्वेश्चन आ जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कैसे हुआ, इसका पूरा टिप्पणी लिख के बताइए। ठीक है, या फिर आ जाएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारणों की विवेचना करें। समझ में आ गया। यदि ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, ये कैसे हुआ, इसका क्या क्या परिणाम हुआ, तो इसके बारे में आप लोग को लिखना है। तो इसका परिचय हम लोग कैसे देंगे दोस्तों, कि किसी भी क्वेश्चन में जब हम लोग लिखेंगे, उसका आंसर शुरू करेंगे, तो सबसे पहले उसका एक इंट्रो लिखेंगे कि वो क्वेश्चन किससे संबंधित है। यदि जलियांवाला बाग हत्याकांड में कुछ भी है, क्या है, क्यों है, कहां से है, कुछ भी पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले हम लोग ये बताएंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड है क्या, ये कहां हुआ था। समझ में आ गया। यानी किसी भी चीज को, जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा 2-4 लाइन में बताना है कि ये ऐसा है, इसको ये कहते हैं। समझ में आ गया। अब जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन की कारण पूछ रहा है आपका एग्जाम में, समझ में आ गया। यदि सिर्फ कारण पूछ रहा है एग्जाम में कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का कारण बताइए, या फिर परिणाम पूछ रहा है, तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले ऊपर हेडिंग में परिचय में आप लोगों को सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में थोड़ा सा बता देना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन ये था, यहां से शुरू हुआ था, महात्मा गांधी जी ने अपने 78 जो भी लोग थे उनके साथ में यहां से शुरू किया था दांडी मार्च। तो उस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा है, कारण पूछा है तो कारण बताएंगे, परिणाम पूछा है तो परिणाम बताएंगे। तो सबसे पहले एक परिचय से अच्छी शुरुआत करना है। समझ में आ गया। परिचय ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, 3-4 लाइन का आप एक परिचय दे सकते हैं किसी भी क्वेश्चन का स्टार्टिंग में। यहां तक क्लियर है। तो इंट्रो से आप लोगों को शुरू करना, इंट्रोडक्शन देना है, परिचय से एक अच्छी शुरुआत करना है लंबे प्रश्नों का। यहां तक क्लियर है। आगे देख सकते हैं कि बिंदुवार लिखें। सेकेंड पॉइंट है कि पॉइंट वाइज लिखना है। ऐसा नहीं कि कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि यहां से एकदम लिखने शुरू करेगा और एकदम यहां पॉइंट तक, लास्ट तक ठेका देगा, तो ये गलत बात है। ऐसे क्या होगा, आप लोग का पूरा खिचड़ी हो जाएगा, है ना, लगेगा कोई स्टोरी टाइप किया हुआ, रामायण महाभारत लिखा हुआ है। तो वैसे नहीं लिखना। लंबे प्रश्नों का उत्तर इस ढंग से लिखेंगे ताकि सामने वाला अच्छे तरह से पढ़ ले, उसको समझ में आ जाए। धोखा देने की कोशिश नहीं करनी है। तो बिंदुवार लिखना है, मतलब पॉइंट वाइज लिखना है। यहां तक क्लियर है। चलिए, और पॉइंट वाइज कैसे लिखेंगे, जैसे कि आप लोगों का दे दिया कि मान लेते हैं कि असहयोग आंदोलन को क्यों बंद कर दिया गया, तो इसका कारण लिखिएगा, असहयोग आंदोलन को निम्नांकित कारणों से बंद कर दिया। लेकिन पहले क्या, पहले यह बताइएगा कि असहयोग आंदोलन था क्या।
समझ में आ रहा है? वो इंट्रो में बता देंगे, इसके बाद नीचे दे देंगे निम्नांकित कारणों से बंद कर दिया गया, है ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, चौरी चौरा हत्याकांड हो गया, ये हो गया, रॉलेट एक्ट आ गया, ये सब कारण था, तो ये सब कारण बता देंगे। तो जो भी आप हेडिंग देंगे उसको ब्लैक पेन से लिख दीजिएगा कि ये कारण था। जैसे यहां 1 नंबर में कारण दे देंगे तो कारण का नाम, फिर ये इसको ब्लैक पेन से लिख के हेडिंग दे दीजिएगा, फिर ब्लू पेन से शुरू कीजिएगा लिखने। समझ में आ गया? लेकिन इंट्रोडक्शन दे करके। यहां तक क्लियर है? चलिए, तो बिंदुवार लिखें, समझ गए? एक इंट्रोडक्शन दे देना है पहले, इसके बाद पॉइंट वाइज शुरू कर देना है लिखने। यहां तक क्लियर है? अकबकाना नहीं है, ध्यान से समझिए। अगला चीज है, देखिए कि प्रश्नवाचक शब्द क्या, कहां, कैसे, कब, क्यों आदि पर ध्यान दें कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्या क्वेश्चन में कोई कारण पूछ रहा है? क्या क्वेश्चन में कैसे शब्द आ रहा है, या क्वेश्चन में क्या क्या आ रहा है, या क्वेश्चन में कब पूछ रहा है। कब मतलब समय पूछ रहा है, स्थान पूछ रहा है, कि उसका कारण पूछ रहा है। जो भी चीज, कहां, कैसे, कब, क्यों आदि, कोई भी क्वेश्चन में ये सब कोई भी एक ठो होगा, जरूर होगा। ठीक है? जैसे किन किन कारणों से, तो वहां कारण दे दीजिएगा, है ना। कैसे हुआ, कब हुआ, तो इन सब चीजों पर ध्यान देना है कि ये क्वेश्चन में है क्या। अब स्टूडेंट क्या करता है कि कब का जवाब दे रहा है और कैसे का जवाब नहीं दे रहा है ना। या फिर कोई स्टूडेंट क्या है कि कहां का जवाब दे रहा है और क्यों का जवाब नहीं दे रहा है। तो क्वेश्चन में आप लोगों को यह देख लेना है कि कहां पर क्या पूछा गया है, उस क्वेश्चन में क्या है। ठीक है? क्या क्वेश्चन में स्थान पूछ रहा है, तिथि पूछ रहा है, कारण पूछ रहा है, ठीक है, उसका स्थान पूछ रहा है, जो भी चीज है, इन सब शब्दों पर ध्यान देना है कि यह क्वेश्चन है क्या। यहां तक क्लियर है? चलिए, चौथा जो पॉइंट है, जो पूछा गया है उसी से संबंधित लिखें। अब ऐसा नहीं कि असहयोग आंदोलन पूछा गया, आप दूसरा चीज बता रहे हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध बता रहे हैं, तो ऐसा गड़बड़ नहीं करना है। मैं मानता हूं कि लंबे प्रश्नों का उत्तर सबका अलग होता है और सब अलग अलग तरीके से लिखते हैं, सबका कंटेंट थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, जहां भी भूल जाएंगे तो उसी से संबंधित लिखना है, दूसरा चीज नहीं लिख देना है। जब आप भूल गए या फिर कुछ लगा कि नहीं, तो उसी से संबंधित सोच सोच करके अपने से बना करके लिख दीजिएगा, रिलेटेड विद दैट क्वेश्चन। उस क्वेश्चन से संबंधित बातें ही लिखनी है। यहां तक क्लियर है? तो जो पूछा गया है उसी से संबंधित लिखना है। कहानी, फिल्म का स्टोरी, सब गाना वगैरह नहीं भर देना है। बहुत से विद्यार्थी ऐसा गलत काम कर देते हैं, तो ये गलत बात है। तो जो पूछा गया है उसी से संबंधित लिखना है। यहां तक क्लियर है? और यदि भूल भी गए तो उसी से संबंधित सोच सोच करके अपनी भाषा में लिख दीजिएगा। चलिए, ये चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट कि मुख्य शब्दों को हाईलाइट करें। मुख्य शब्द अब कौन सा हाईलाइट करेंगे? अब आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो उस पर यदि आप कहीं बीच में जनरल डायर वर्ड यूज कर देते हैं, तो जनरल डायर एक व्यक्ति का नाम था, उसको नीचे अंडरलाइन कर दीजिए, तो चेक करने वाले को पता चल जाएगा कि हाँ, जनरल डायर ही था जो गोली चलाने का आदेश दिया था। ठीक है? अब नीचे आ गया कि रॉलेट एक्ट, तो रॉलेट एक्ट को हम अंडरलाइन कर देंगे। फिर नीचे आ गया 13 अप्रैल 1919, उसको अंडरलाइन कर दिए। इससे क्या होता है कि एक पूरा समझ में आ जाता है कि हाँ, इसको पता है। ठीक है? अब जहां गलत है आप उसको हाईलाइट नहीं कर दीजिएगा, नहीं तो आप ही बता रहे हैं कि हम गलत किए हैं, तो ये गलत बात है। तो मुख्य शब्दों को क्या कर रहे हैं दोस्तों? हाईलाइट कर देना। अब हाईलाइट कैसे करेंगे? क्या हाईलाइटर यूज करेंगे? बिल्कुल नहीं। आप जो ले जाएंगे ब्लैक और ब्लू पेन, तो ब्लैक पेन से नीचे ऐसे अंडरलाइन कर देना है। यहां तक क्लियर है? 2 पेन आप यूज कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। यदि एडमिट कार्ड में लिख देता है स्पष्ट कि एक ही पेन यूज करना, तब आप नहीं कीजिएगा। लेकिन यदि कुछ नहीं लिखता है तो आप डेफिनेटली 2 पेन यूज कर सकते हैं। 2 पेन क्या क्या, हरा लाल ये सब यूज नहीं करना है। 2 पेन, एक ब्लू और दूसरा ब्लैक। ठीक है? तो यहां क्लियर है कि मुख्य शब्दों को हाईलाइट करें। यह हो गया। अगला पॉइंट क्या है कि तिथि, आंकड़ा, प्रमुख नाम, तथ्य आदि का उचित प्रयोग करें। अब आता है कि जैसे फिर जलियांवाला बाग को लेते हैं। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड है, आप उसके बारे में लिख रहे हैं, तो आपको यह दिखाना होगा कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। स्थान भी दिखा सकते हैं आप कि अमृतसर में हुआ था। ठीक है? पंजाब के अमृतसर में हुआ था। आंकड़ा भी दे सकते हैं, यदि आंकड़ा है कितने लोग मरे थे, क्या था उस वक्त, तो आंकड़ा भी दे सकते हैं। प्रमुख नाम जैसे जनरल डायर, तो जो भी उससे संबंधित जो भी आपको तथ्य पता है सबका प्रयोग कर लेना है। ठीक है? इसका तथ्य, ईस्वी, इस सबका यूज करना। इससे क्या होगा कि आपका उत्तर देखने में अट्रैक्टिव लगेगा और पता चलेगा कि इसको जानकारी है। तो उस क्वेश्चन से संबंधित जितनी बातें आप जानते हैं, जो प्रमुख तथ्य है, प्रमुख तिथि है, ईस्वी है या फिर स्थान है, प्रमुख व्यक्तियों का नाम है, कुछ आपके पास डाटा है, तो आप उसका यूज कर सकते हैं। तो ये सब का प्रयोग करना है। ठीक है?
अगला चीज है मानचित्र, ग्राफ, पाई चार्ट, आकृति आदि का प्रयोग करना है। अब मान लेते हैं आ गया कि भारत में जनसंख्या वितरण को दर्शाइए, तो आप देख सकते हैं कि भारत में जनसंख्या वितरण ऐसे दिखा दीजिएगा एक पाई चार्ट बना करके, ठीक है। जैसे कि यहां दिखा देंगे यूपी सबसे ज्यादा जनसंख्या यहां पर है, ठीक है, ये ऐसे यहां कम जनसंख्या है। तो जैसे कि आ गया क्वेश्चन कि भारत में लिंगानुपात को दर्शाइए, तो लिंगानुपात आप देख सकते हैं कि इतना पर फीमेल में इतना मेल है, तो ये कंडीशन आप दिखा सकते हैं। तो पाई चार्ट ऐसे बना सकते हैं या फिर ग्राफ बना सकते हैं। जैसे इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन आ जाता है कि मांग का नियम लिखें, तो मांग का नियम क्या होता है, तो मांग का नियम आ गया, पूर्ति का नियम आ गया, इस सब में आप ग्राफ का प्रयोग कर सकते हैं। तो वो सब चीजें यूज करने से क्या होगा कि आपका उत्तर जो है देखने में अट्रैक्टिव लगेगा और एग्जामिनर अच्छे से अच्छे अंक आप लोगों को देंगे। तो मानचित्र, ज्योग्राफी पे आप मानचित्र का प्रयोग कर सकते हैं। समझ में आ गया। अब आ रहा है कि भारत में चावल के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में कपास की खेती का वर्णन कीजिए, तो आप एक भारत का मैप बना सकते हैं जल्दबाजी में और दिखा दीजिएगा कि हाँ यहाँ कपास की खेती होती है। जैसे कि जहां काली मिट्टी पाई जाती है वहां कपास की खेती होगी, लाइक महाराष्ट्र, गुजरात, इस सब में काली मिट्टी पाई जाती है, वहां कपास की खेती होती है। तो आप मैप बना करके वो सब पॉइंट हाईलाइट कर सकते हैं। तो जहां जानकारी होगी वहां डेफिनेटली आप प्रयोग कर लीजिएगा। मैप का, ग्राफ का, पाई चार्ट का, कोई डायग्राम का, है ना, कोई भी आकृति का, इस सब का यूज करना है लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है। लेकिन जगह पर जहां आवश्यकता नहीं है वहां नहीं करना है। ऐसा नहीं कि सब क्वेश्चन में करना ही करना है, ये गलत बात है। जहां आपको लगे कि हाँ हम यहां प्रयोग कर सकते हैं, आप वहां पर डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। अगला देख सकते हैं कि शब्द सीमा, समय सीमा, स्थान सीमा, ये 3 सीमा आप लोगों को याद रखना है कि शब्द सीमा उस क्वेश्चन का आंसर कितने शब्द में बोला है, 300 शब्द, 200 शब्द, 150 शब्द, तो इसको ध्यान रखना है। दूसरा है कि समय सीमा, अब आपका समय भी 3 घंटा ही है ना। अब एक ही क्वेश्चन में आप सजा सजा के लिख रहे हैं, बहुत अच्छा, पता चला कि एक ही क्वेश्चन में 2.5 घंटा लग गया है, तो बाकी छूट जाएगा, तो ये गलत बात है। तो शब्द सीमा, समय सीमा और स्थान सीमा। मैट्रिक में क्या होता है कि क्वेश्चन भी उसी में रहता है और आंसर के लिए जगह छोड़ देता है कि इतना में ही आंसर लिखना है, तो ये स्थान को भी ध्यान में रखना है कि इतने में हमको भरना है, ठीक है। नहीं तो दूसरा जगह कैसे घुसेड़ देंगे तो ये गलत हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहां पर देख सकते हैं कि स्थान सीमा को भी ध्यान रखना है। लेकिन इंटर में होता है कि क्वेश्चन पेपर अलग मिलता है, आंसर सीट अलग मिलता है, लेकिन मैट्रिक में वैसा नहीं होता है। आपका क्वेश्चन भी उसी में रहेगा, आंसर में भी आंसर का जगह दिया रहेगा। तो 3 सीमा याद रखिएगा, शब्द सीमा, स्थान सीमा और समय सीमा, 3 जो लिमिट है इसको ध्यान में रखना है। अगला है कि संक्षिप्त निष्कर्ष लिखें, एक अच्छा सा कंक्लूजन लिखना है लास्ट में कि क्वेश्चन अंत हो गया, अब इससे हम यही समझे, और लिख दीजिएगा कि उपरोक्त बिंदुओं से यह प्रकट होता है कि इसका ये ऐसे है, ठीक है। उपरोक्त बातों से यह साबित होता है कि इसका ये ऐसे है। तो अंत में आप लोगों को एक छोटा सा निष्कर्ष दे देना है कि जो पूरा हम लिखे हैं इसका शॉर्ट में यही कहना है, ठीक है। निष्कर्ष कहने का मतलब ये जो पूरा लिख के हम बताए आपको, इसको शॉर्ट में हम छोटा में यही कहेंगे। समझ में आ गया कि जैसे पूरा क्वेश्चन आ गया कि चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें, तो आपने एक इंट्रोडक्शन दिया, आपने कई पॉइंट्स बताए, आपने मैप बनाया, आपने ग्राफ बनाया, आपने तथ्य दिए, आंकड़ा दिया कि इतना टेम्परेचर चाहिए, ये ऐसी वातावरण होनी चाहिए, ऐसा वर्षा होना चाहिए, तो ये सब आपने बता दिया। और आपने नीचे क्या लिखा कि अतः उपयुक्त बिंदुओं से यह स्पष्ट होता है कि चावल की खेती के लिए ये आवश्यक है, ठीक है। और ये हो गया निष्कर्ष। तो इस तरह से आप एक लंबे प्रश्न का उत्तर आसानी तरीके से लिख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक नहीं करना है, डिसलाइक मार दीजिए, लेकिन एक शेयर जरूर कीजिएगा। आपका जो भी प्रॉब्लम होगा नीचे कमेंट करके मुझे जल्दी बता दीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों का प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, और एक नीचे कमेंट जरूर करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।